नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो 2021 में हुई थी 5 दिसंबर को, उसके सामान्य अध्ययन का हम लोग हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। और ये जो प्रश्न पत्र हम लोग देखते हैं ये अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या है, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक से आपको कराया जा रहा है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं और बाकायदे एक एक पोर्शन वाइज आप इस किताब के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से चीज़ों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास में जो प्रश्न आए हुए हैं वर्ष 2021 की जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है उसे हल करने का प्रयास करते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र को हल कराए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, फोटो और चार्ट का या डेटा का बाकायदा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग एक आंसर की से केवल आंसर करते चले जा रहे हैं। किसी की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पर, बस ये बता रहा हूँ कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अथेंटिक सोर्स के द्वारा चीज़ें बिल्कुल सही ढंग से कराई जाए। इसके साथ ही हम लोग के पीईटी परीक्षा के लिए कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का कोर्स आज शाम से लॉन्च हो रहा है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप फॉरेस्ट गार्ड या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर जल्द ही लॉन्च होगा। अगर आपको एनसीईआरटी खुद से नहीं समझ में आती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अगर ये डालेंगे कि एनसीईआरटी के लेक्चर्स आपको चाहिए तो हम लोग एनसीईआरटी के भी कक्षा वाइज प्रत्येक कक्षा के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फॉरेन ट्रेवलर यानी कि विदेशी यात्रियों के बारे में दिया हुआ है और यात्रा भ्रमण वर्ष दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को सबसे पहले मैं हार्ड के कैटेगरी में रखूँगा, यानी कि ये हार्ड स्तर का प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। ठीक है, कठिन प्रश्न क्यों है? क्योंकि इसमें फाहियान और उसका वेनसांग और उसके बारे में, इत्सिंग और उसके बारे में, और अल-मसूदी कब आया था उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न को करने का शुरुआत करते हैं और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। हालांकि जब तक डेटा नहीं पता रहेगा आप नहीं कर पाओगे, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। तो फाहियान जो है वो आपको पता है कि ये आया हुआ था चंद्रगुप्त टू के काल में, चंद्रगुप्ता टू, यानी कि चंद्रगुप्त दो के समय में फाहियान आया हुआ था और कई वर्षों तक रहा था। तो याद कर लीजिए कि 399 एडी में आया था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य आपका 319 से शुरू होता है। ठीक है, 319 से शुरू होता है और इसको स्थापित करने वाले थे श्रीगुप्त। लेकिन एक्चुअल में जो गुप्त साम्राज्य शुरू होता है वैसे समझ लीजिए कि आपके चंद्रगुप्त से शुरू होता है। ठीक है, तो श्रीगुप्त जो है वो प्रथम रूलर है 319 में, और 399 में यहाँ पर चंद्रगुप्त दो जब शासन कर रहे थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी, शकों का नाश किया था। ठीक है, और उनके दरबार में 9 व्यक्ति जो है 9 रत्न बैठते थे। तो उसी समय में फाहियान यहाँ पर आया था और फाहियान ने बहुत ही ज़्यादा जो है वर्णन किया है तात्कालिक समय का। फिर आता है वेनसांग। वेनसांग जो व्यक्ति है ये भी चीन का ही यात्री है, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया है। अब जब हर्षवर्धन का काल आता है, यानी कि पुष्यभूति वंश के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हर्षवर्धन का काल 600 के बाद ही है। तो 629 से 645 रहा, तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूछा है क्या सुमेलित नहीं है, याद रखना है क्या सुमेलित नहीं है। अगला है इत्सिंग। तो इत्सिंग को याद कर लीजिए कि 675 के बाद ही आया था। कब आया था? 675 एडी के बाद आया था। ठीक है, तो ये आया है 679 यानी कि 679 में, और 695 तक रहा है। तो ऐसे याद करिए कि 680 में इत्सिंग जो है वो भारत में था। फिर आते हैं अल-मसूदी। तो अल-मसूदी का यहाँ पर ईयर दिया हुआ है 957 यानी कि 957, जो कि गलत है। ये 915 के आसपास ही भारत आ गए थे अल-मसूदी जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो होगा ये आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, 915-16 में ये भारत में थे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह के प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अथवा किन राजा अथवा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो ये भी जो है मैं मीडियम टू हार्ड कैटेगरी में ही रखूँगा, यानी कि ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनने का मतलब क्या है? वहाँ पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात कर रहा है। तो किस डायनेस्टी में या किस काल में इस तरह की बातें थी? आते हैं गोपाल। तो गोपाल को चुना गया था, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि पाल वंश के ये राजा बनते हैं और गोपाल को ही चुना जाता है।
अगला जो इसमें ऑप्शन है हर्षवर्धन, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन को डायरेक्ट जो है जनता द्वारा चुना गया था, क्योंकि जो उनके भाई हैं राज्यवर्धन, उनकी डेथ हो जाती है और इस कारण से फिर उनको बाद में जो है पद पर बैठना पड़ता है। लेकिन गोपाल को डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, ठीक है, और ये पाल डायनेस्टी के एक्चुअल रूलर बन गए थे। ये संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि ये संस्थापक थे नहीं। पहला ये गोपाल होगा ही होगा, तो आइए ऑप्शन मिलाते हैं, यानी कि सब में ही 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो कोई भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। दूसरा है नंदी वर्मन पल्लव मल्ल। नंदी वर्मन पल्लव मल्ल को भी डायरेक्टली जो है इलेक्ट किया गया था जनता के द्वारा, तो ऑप्शन 2 और 4 जो है वो होना ही होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए एक बार एक्सप्लेनेशन और आंसर देखते हैं। तो सही है, शशांक की मृत्यु के बाद लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी में के मध्य अशांति और अव्यवस्था से ऊबकर बंगाल के एक प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव मल्ल के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। हर्षवर्धन वर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसका जन्म 591 में हुआ था। यशोवर्मन की राजधानी कन्नौज थी तथा इसका कार्यकाल 700 से 740 के मध्य माना जाता है। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की मृत्यु के बाद अव्यवस्था उत्पन्न हुई, लेकिन इसीलिए वहाँ के मंत्रियों द्वारा पल्लव वंश के दूर के शाही सदस्य परमेश्वर को नंदीवर्मन पल्लव मल्ल के रूप में शासक घोषित किया गया, ठीक है। तो दूर के जो व्यक्ति शाही सदस्य हैं परमेश्वर, जिनका नाम बाद में नंदीवर्मन पल्लव मल्ल होता है, उनको शासक घोषित किया जाता है, और इसके अलावा पाल वंश को जो बंगाल के लोग हैं वो लोग शासक घोषित करते हैं। अब पोर्शन आता है मध्यकालीन इतिहास का, जो कि बहुत फेवरेट पोर्शन है RO के लिए मार्क्स गेन करने का। यहाँ पर ऑप्शन देता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसमें से जो नसरुद्दीन खुसरो शाह हैं, उनके शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, अर्थात ये कहीं ना कहीं जो हिंदू देवी देवता हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, सेकुलर हैं एक तरह से, ठीक है। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह को याद रखेंगे। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, उसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर रखी थी। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास रहा, ठीक है। प्रथम प्रयास नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रैहान ने किया था। तो ये बात याद रखेंगे, नसीरुद्दीन खुसरो शाह किसका है, तो खिलजी वंश का है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जो आपका कैकूबाद था, उसके डेथ के बाद यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। खिलजी वंश का जो सबसे प्रतापी राजा है या शासक है वो कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। अगर कोई बाजार में या तौल में गड़बड़ करता था तो वो क्या करता था, उसके शरीर से उतना मांस कटवा लेता था, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को लेकर के खुसरो के खिलजी के जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है। इसके साथ ही उनके समय में कुछ अभियानों का क्रम भी पूछा जाता है, जिसमें क्रम में आपको बता दे रहा हूं, गुजरात, रणथंभौर, तो इसे मैं दूसरी पेन से ही लिख देता हूं, ठीक है। पहला गुजरात विजय किया था, क्रम पूछता है, ठीक है ना, और दूसरा किया था रणथंभौर, ठीक है। तीसरा किया था चित्तौड़ और चौथा किया था मालवा, ठीक है। तो ये क्रम पूछता है अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका प्रश्न उत्तर था आपका नसीरुद्दीन खुसरो शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो विशेष सेना की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी और बलबन में से कोई एक आंसर होना चाहिए। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आंसर है।
इसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना को नियुक्त किया था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि बलबन के समय में जो आपके बर्बर आक्रमणकारी थे, मंगोल जो हैं वो आक्रमण करते थे और मंगोलों को कई बार, 2-3 बार इसने पराजित किया है। इसीलिए इसने एक विशेष सेना रखी थी। इसके द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई। साथ ही दिल्ली और सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई थी और साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया गया था। तो एक पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और याद रखेंगे कि वो जो है, अगर दिल्ली सल्तनत के शासकों को देखा जाए तो सबसे आक्रांता टाइप का शासक, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जिसने सेना बनाई, वो आपका एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी ही है। हालांकि दासों की संख्या और सेना की संख्या तुगलक वंश में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, परंतु मंगोलों से जो सुरक्षा है, अर्थात जो मंगोल आक्रमणकारी हैं उनको हराने वाली जो बात है, ठीक है, वो उसमें सफल रहा आपका अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी मृत्यु के बाद पूरा खिलजी साम्राज्य 10, 15, 20 वर्ष के अंदर ही समाप्त हो गया। फिर आता है मुगल साम्राज्य से प्रश्न है, कहता है कि लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल जिसने की मुगल बादशाह द्वारा जिसको नियुक्ति मिली, तो मुगल बादशाह को जो नियुक्ति मिली थी वो था आपका मुर्शीद कुली खान। ठीक है, मुर्शीद कुली खान को मुगल बादशाह द्वारा नियुक्ति मिली थी। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने 1717 में बंगाल के अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खान को नियुक्त किया था। इसके साथ ही बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई थी। मतलब इसकी जो नियुक्ति हुई थी, इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलने लगी थी, फिर नियुक्ति नहीं हुई थी। ठीक है, बंगाल की राजधानी इसने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। 1719 ईस्वी में फर्रुखशियर द्वारा मुर्शीद कुली खान को उड़ीसा क्षेत्र की भी सूबेदारी दी गई। 1727 में सुजाउद्दीन, 1739 में सरफराज खान, 1740 में अलीवर्दी खान और 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। और आपको पता है कि 1757 में होने वाले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ही जो है लीड कर रहे थे। उसके साथ ही कालकोठरी की जो घटना है उसमें भी सिराजुद्दौला का ही नाम आता है। कालकोठरी की घटना एक आती है जिसमें 146 लोगों को ये कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो गुरु नानक ने लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लहना कौन है? तो जो लहना थे उनका नाम एक्चुअल अंगद देव है और ये सृजनात्मक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक क्रियाशीलता से भरपूर थे, जिनके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने थे। इनका जन्म 1504 में हुआ था, पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक स्थान पर हुआ था, जहाँ पर आप जानते भी हरिके बराज है। ठीक है, आधुनिक इतिहास पर आते हैं। आधुनिक इतिहास में प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ठीक है, यहाँ पर 4 नाम दिया है। यहाँ पर दिया है फर्नांडो नूनीज, पीटर मुंडी, डोमिंगो पायस और दुआर्टो बारबोसा। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो नाम से जाइए, दुआर्टे बारबोसा, ऐसे समझिए कि ये पुर्तगाली नाम है, पुर्तगाली नाम है। ठीक है, डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाली नाम है, फर्नांडो नूनीज ये भी पुर्तगाली नाम है। लेकिन जैसे ही आप इस पे आते हैं पीटर मुंडी, ये एक पुर्तगाली नाम नहीं है। अब ये नाम अपने मन में बैठाइए, ठीक है, कि पुर्तगाली नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो दुआर्टे बारबोसा हो सकता है, डोमिंगो पायस हो सकता है, फर्नांडो नूनीज हो सकता है, लेकिन पीटर मुंडी नहीं होगा। ठीक है, तो पीटर मुंडी कहाँ के हैं? है तो ब्रिटेन के ही, ठीक, लेकिन ये पुर्तगाली नहीं है। तो कौन सा पुर्तगाली नहीं था? तो पीटर मुंडी वॉज नॉट पुर्तगाली। पीटर मुंडी पुर्तगाली नहीं थे, ये ब्रिटेन देश से आए हुए व्यक्ति थे। ठीक है, जो कि शाहजहां के शासनकाल में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। अगला प्रश्न आता है सामाजिक सांस्कृतिक जन जागृति, निम्न जाति, मजदूर संघ, किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन से 2 घटनाएं दे रही हैं कि निम्न घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें काल क्रमानुसार यानी कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करना है। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, तो मैंने पिछले बार भी बताया था 1913 में इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में किया था गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में पूछता है, किसने स्टैब्लिश किया, कई बार इसका ईयर पूछता है। ठीक है,
अगला है बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1800, मुझे लगता है कि 60 या इसी के दौरान जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्थापना किया है। ठीक है, तो 1800, इसमें मैं बता रहा था ये बेसिकली 1700 के आसपास किया होगा, 1780 में किया एग्जैक्टली। ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है, तो सबको लगभग पता होता है जिन लोगों ने तैयारी शुरू की है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बचता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि 1900 के बाद स्थापित हुई थी कभी। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो कि 1780 यानी कि 3, 4, 2 एंड 1, तो 3, 4, 2 एंड 1 जो हम लोग का ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, और ये बिल्कुल करेक्ट है हम लोग का। कब कब हुआ था, तो बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में स्टार्ट हुआ था। विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है 1784 में कलकत्ता में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई है। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में की गई है। ठीक है, अगला, ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें नोट डाउन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, और आप देखेंगे कि आगामी एग्जाम में आपको इसमें से कोई ना कोई एक देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि 1905 में आपके गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई है। फोर्ट विलियम कॉलेज को लेकर के कुछ कथन पूछे गए हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को की गई कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स था, उसी कॉम्प्लेक्स में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। दूसरा है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ये भी जो है कुछ हद तक सही है, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश सिखाने पर जोर था, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दूसरा भारतीयों को दिया गया होगा इंग्लिश सिखाने के लिए। तो केवल 2 जो है इसमें से सही है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपका 1810 जुलाई को हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हम लोग को 10 जून दिया हुआ है, तो देखिए कितना बढ़िया फंसाया है। ठीक है, 1800 में तो हुई थी, लेकिन 10 जून को नहीं, 10 जुलाई को हुई थी। और दूसरा है कि फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में जो है ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दिया गया, किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर असर्सन रीजन का प्रश्न है। तो जो 2023 वाला एग्जाम हुआ था, 24 वाला, उसमें असर्सन रीजन से बहुत प्रश्न आया था, तो ध्यान देंगे। अभिकथन कहता है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ठीक है, दूसरा, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो यहाँ पर तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये सच है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश प्रश्नों पर मतलब भारतीय प्रश्न जो होते हैं, भारतीय हित के जो प्रश्न हैं, उसको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन करके लंदन में रिप्रेजेंट करना चाहते थे। ठीक है, दूसरी चीज़, ये ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ब्रिटिश जनमानस को ये प्रभावित करना चाहते थे, जिससे कि ब्रिटिश जनमानस अर्थात ब्रिटेन की जो जनता है वो भारत के विषय में सोचना शुरू करे। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं व्यापार से कुछ अतिरेक कर रही है, उससे ज़्यादा कर रही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं, उनके कष्टों से परिचित हो सकें और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड का समर्थन प्राप्त हो सके। अतः दिए गए विकल्पों में कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। तो आप लोगों ने समझ ही लिया कि क्या चाहते थे कि जो भी समस्याएं हैं भारत की, उस पर विचार विमर्श करेंगे, ब्रिटिश जनता को प्रभावित करेंगे, उनका मत जानेंगे, ताकि ब्रिटिश लोग जो है भारतीय समस्याओं को, उनके कष्टों से परिचित हो सकें और भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो जाए। इस प्रकार दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल ही सही है, परंतु ये परीक्षा बाद में हुई। ठीक है। अगला कहता है कि भारतीय सिविल सेवा को 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी बिल्कुल ही सही है कि देखिए 1919 जो भारत शासन अधिनियम है उसमें ये कहा गया कि हम एक सिविल सेवा परीक्षा भारतीयों के लिए कराएंगे सेपरेटली या अलग रूप से। लेकिन 1941 में जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें जो इंडियंस का परसेंटेज था, यानी कि भारतीयों का प्रतिशत था सफल होने का, वो ब्रिटिश की अपेक्षा जो है ज़्यादा था। ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसको देख भी सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा एक लोक सेवा आयोग की गठन की बात की गई जिसका गठन 1926 में किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई। ठीक है। वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई। चलिए अगला देखते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं से प्रश्न पूछा हुआ है। कहता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कौन था? तो राजेंद्र पांडे, त्रिलोकी सिंह, रंजन प्रसाद और मनोरंजन जी जो थे उन्होंने मनोरंजन जी ने फिरंगिया लिखा था। ठीक है, फिरंगिया। ठीक है। तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो व्यक्ति हैं उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की है और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ये लिखी गई थी। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य भी थे। अगला प्रश्न आता है स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर कि जो प्रधान आरोपी हैं काकोरी षड्यंत्र केस में, काकोरी घटना 1925 में हुई है। ठीक है। लखनऊ से आती हुई 8 डाउन ट्रेन इन्होंने लूटी थी। 2-3 लोग थे उसमें। राम प्रसाद बिस्मिल आपके एक मुख्य आरोपी थे जिसमें उनको उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो मैं चूंकि गोरखपुर का हूं तो गोरखपुर शहर में ही उनको फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी को। ठीक है। इसमें और भी लोग थे जैसे राजेंद्र लहड़ी थे, अशफाक उल्ला खान थे और रोशन थे। तो रोशन को जो फांसी दी गई थी इन्हें दी गई थी इलाहाबाद में, यानी कि वर्तमान प्रयागराज में। ठीक है। और राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी गोंडा में और राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी गोरखपुर में। ठीक है। तो यहाँ पर नाम भी दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कहा जा रहा है कि 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुए थे। शाहजहांपुर में आपका बड़ा ताल है। ठीक है। चलिए 1927 को जो है इनको फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 की बात है। काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके आरोप में राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन खां को फांसी दी गई थी। तो राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में दी गई थी, रोशन सिंह को प्रयागराज में दी गई थी, अशफाक उल्ला खां फैज़ाबाद में दी गई थी। तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और 1 और 2 दिया हुआ है। असर्सन रीजन का प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बिल्कुल ही सही है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। मुझे लगता है जब आपका रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हुआ तब इन्होंने त्यागी थी। कहते हैं कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई क्योंकि ये जलियांवाला बाग के बाद त्यागे थे। तो केवल एक सही होगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न आता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1850 के बाद की बात करता है, किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ठीक है। तो जो दरोगा होते थे उन्हें कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ठीक है। तो ये भी पॉइंट जो प्रश्न है ये रिपीट होने की संभावना रहती है इस तरह के प्रश्नों की। तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1850 के बाद कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि जो था वो आपका दरोगा हुआ करते थे। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
यहाँ पर देखिए कुछ कुछ दिया भी है कि दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंडनायकों को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया था। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार जो होते थे वो भूमि के स्वामी होते थे। अगला है भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो देखिए पहले मैं जो आइडिया है वो बताता हूँ। 2070 तक भारत का नेट ज़ीरो का लक्ष्य है, ठीक है। वहीं रेलवे की बात की जाए तो शून्य उत्सर्जन यानी कि कार्बन इमिशन नेटवर्क 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था। ये बिल्कुल सही है। और विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का जो पिछला लक्ष्य था वो 2023 तक था, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। तो उस हिसाब से कूट यानी कि कोड जो है बोथ 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपका आई थिंक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, ठीक है। काफ़ी फेमस इनकी बुक है संस्कृति के 4 अध्याय। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी भी लिखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, ठीक है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। इसके अलावा रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, ये सारी बहुत फेमस किताबों की रचना भी रामधारी सिंह दिनकर ने की है। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ARO का, और आसान भी होता है ये अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो यहाँ पर वॉर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ईयर या वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो पहली मैसूर वॉर जो होती है 67 से 69 होती है, दूसरी 80 से 84 होगी, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी वार। तो एंग्लो फ्रांसीसी वॉर जो हो रही है वो आपकी कहीं ना कहीं 50 से 54 के बीच में होगी, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ये 54 से 50। तीसरा आता है जो आपका दूसरा आंग्ल मराठा होता है। तो मराठा की जो पहली वार हुई थी वो 1775 से 82 हुई थी, और दूसरी जो हुई थी वो 1803 से 5, और तीसरी जो हुई थी 1717 से 18 में हुई थी। तो सी का हो जाएगा 3 और 1 बच गया 78 से 80, इसको लगा देंगे। तो इस हिसाब से सी का 1 ए का 2, ठीक है, सी का 1 ए का 2, तो मेरा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था 80 से 84 हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है वो आपका 1750 से 54 नहीं हुआ था, लेकिन अब ऑप्शन में दिया है तो हम इसी को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। और तीसरा जो युद्ध हुआ था आपका वो आपका आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 हुआ था, और आंग्ल अफगान युद्ध जो है 78 से 80 हुआ था। फिर यहाँ पर आता है आपका 4 घटनाएं जिनको कालक्रमानुसार जो है लगाना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए कम से कम आपको डेटा पता होना चाहिए। तो करजन वायली की हत्या जो है मदन लाल ढींगरा द्वारा की गई थी, ठीक है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड मिला था, ये किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फोड़ने गए थे ये और प्रफुल्ल चाकी, लेकिन उनके परिवारजनों के ऊपर बम फोड़ दिया था, गलत गाड़ी किसी ने पहचानवा दिया था। तो 1908 के आसपास जो है इनको, या 1908 में ही एग्जैक्टली इनको जो है मृत्युदंड मिला। फिर बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ की बात करता है। तो इतना याद रखिए कि बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी समाचार पत्र था वो मराठा लैंग्वेज में या मराठी लैंग्वेज में निकलता था, और जो दूसरा इनका एक पत्र निकालते थे मराठा नाम से, वो निकलता था आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो इनका जो केसरी समाचार पत्र था उस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है उसको बंद भी करा दिया गया था, उसके ऊपर जो है केस भी हो गया था। तो याद रखेंगे 1881 के समय में इन्होंने केसरी समाचार पत्र निकाला था। और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल
समाचार पत्र का प्रकाशन 1912 में किया गया था। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 3-4 चीज़ें हम लोग की क्लियर हैं और मदन लाल ढींगरा 1905 में जाकर के मारे थे। तो ये चारों चीज़ें हम लोग की लगभग क्लियर है। अब हम लोग कोई भी ऑप्शन इसमें से जो करेक्ट होगा उसे टिक कर लेंगे, ठीक है। तो 1881, दूसरा 1908, फिर आपका 1909, करजन वायली का 1905 नहीं है दोस्तों, 1909 है, 1909 और 1912। इस प्रकार एक बार सेट कर लेंगे और आंसर भी देख लेंगे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र 4 जनवरी 1881 में निकाला गया था, ठीक है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड मिला था 11 अगस्त 1908 में। करजन वायली की हत्या हुई थी जुलाई 1909 में और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र निकाला गया 1912 में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो ये जो प्रश्न था ये स्टार मार्क क्वेश्चन था कि टोटल 52% लगभग जो है व्यय होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं दिया था, ठीक है। चलिए, हालांकि जो उत्तर प्रदेश का आंसर किया आया था उसमें उन्होंने 40% माना था, लेकिन जो करेक्ट आंसर की दोबारा जो रिफाइन होकर के आया क्लेम करने पर, तो वो आंसर की चूंकि वो देते नहीं है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। फिर भी आप 52% ही मान करके चलेंगे कि ब्रिटिश काल में कितना व्यय होता था, तो टोटल 52% होता था। 21वां प्रश्न है भारत का भूगोल से पूछा है कि कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की जो झील है वो है वूलर लेक। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो वूलर लेक है तो इसका निर्माण जो है प्लेट टेक्टोनिक्स से हुआ है, याद रखना है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की बात आती है तो वूलर झील है, ठीक है। अगर सबसे गहरी झील की बात आती है तो विश्व में वो बैकाल झील है, ठीक है। इक्वेटर पर पड़ने वाली झील की बात आती है तो वो है आपकी विक्टोरिया झील, ठीक है। वहीं आपके अगर भारत में सॉल्ट लेक की बात की जाए तो वो सांभर लेक है। अगर भारत में आपके ऐसी झील की बात की जाए जो कि सबसे बड़ी लगून झील जो है वो है चिल्का झील, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में बहुत सारी झील हैं। और रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में आया हुआ था, उसके तहत इसको आर्द्रभूमि स्थल भी घोषित किया गया है नल सरोवर को। नल सरोवर कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है। चिल्का झील के बारे में बताता है कि ये जो है आपका लगून झील है। अगला प्रश्न आता है तमारिया ट्राइब। तमारिया ट्राइब जो है वो कहाँ की जनजाति है, यानी कि ये भारत में किसी एक स्थान की जनजाति है। तो जान जाइए ये झारखंड की जनजाति है, ठीक है। तो तमारिया ट्राइब जो है वो झारखंड की ट्राइब है। पहले यह पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत थी, 2014 में अनुसूचित जनजाति बन गई। अगला है स्टेट और वहाँ पर स्थित हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग मतलब होता है गर्म झरना, यानी कि धरती से अपने आप ही जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे झरने निकलते हैं जिन्हें गर्म झरना बोला जाता है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश के सामने दिया है मणिकर्ण, उड़ीसा के सामने दिया है तत्तापानी, महाराष्ट्र के सामने दिया है वज्रेश्वरी और गुजरात के सामने दिया है नारायणी। तो मुझे लगता है ऊपर के दोनों करेक्ट हैं। तत्तापानी जो है उड़ीसा में है, ये सही है, और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र का वज्रेश्वरी भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे याद रख लीजिए कि महाराष्ट्र जो है वहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग है उसका नाम है वज्रेश्वरी, उड़ीसा में जो है उसका नाम है तत्तापानी, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है और गुजरात में नारायणी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है इनकरेक्ट। लेकिन कहाँ पर है नारायणी? तो राजस्थान में नारायणी है, ठीक है ना। तो राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, तो वहाँ पर नारायण रहते हैं। ऐसे याद कर लीजिए कि जो राजस्थान है, राजाओं के स्थान में नारायण वास करते हैं, तो नारायणी जो है वो राजस्थान में है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, ठीक है, और उड़ीसा में तत्तापानी और मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, अर्थात डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग मानसून वन सिंचाई परियोजना और कृषि से कि अलूवियल या जलोढ़ कहाँ पाई जाती हैं, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल और मरुस्थली कहाँ पाई जाती है। तो मरुस्थली है हम लोग सीधे राजस्थान में लगा देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हम लोग जलोढ़ लगा देंगे क्योंकि हम लोग का बाढ़ का मैदान होता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में होती है। आपने देखा होगा कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वहाँ पर महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या बहुत सारे किसान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी का एक गुण होता है कि जैसे ही वो पानी नहीं पाती है वो मिट्टी बुरी तरह से फट जाती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर किसानों की आत्महत्याएं बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है, क्योंकि जब मिट्टी फट जाएगी तो फिर से इतना पानी होता ही नहीं है कि उनमें पानी दे करके उसकी उर्वरता को फिर से बनाया जाए। तो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक उस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। और लाल मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश में होती है। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन आप लोग मैच कर लेंगे, बी हो जाएगा आंसर। जलोढ़ होता है उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश और मरुस्थली राजस्थान। राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो अब ये प्रश्न डायरेक्टली याद करने वाला है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। 37 से 47% तक राम तिल में, जो कि तेल की फसल है, उसमें तेल की मात्रा होती है 37 से 47%। एक डेटा और बताना चाहता हूँ, अभी जो करंट का डेटा है 2025 का डेटा है, उसमें जो आपका एमएसपी इंक्रीज हुआ है खरीफ की फसलों में, उसमें राम तिल में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि सबसे महंगा राम तिल बिक रहा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में राम तिल में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये इथोपिया, भारत, नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाई जाने वाली फसल है। राम तिल के बीजों में कुल मात्रा का 1/3 के लगभग तेल पाया जाता है। राम तिल प्रोटीन और फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जब एक बार गहरी जड़ों वाली फसलें उग गई, यानी कि नीचे तक गया, नीचे तक से न्यूट्रिएंट ले लिया, तो ऊपर की सतह में जो है न्यूट्रिएंट फिर से काबिज होंगे, तो ये गलत हो गया। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलें लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जान जाइए कि जैसे उथली जड़ें वाली फसल उगाए तो उसके बाद गहरी जड़ें वाली उगानी है, फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली उगानी है, अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली उगानी है, कृषि साधनों का प्रयोग क्षमतापूर्वक ढंग से करना है, अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग एवं व्यापार कहता है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास पहला, रिषड़ा में प्रथम जूट मिल प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। इन सबको जो है काल क्रमानुसार लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर भी लॉजिक के माध्यम से कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, भारत जो है बहुत लंबे समय से कपड़े का उत्पादक रहा है, तो बंबई में प्रथम कपड़ा मिल जो है वो आपके डलहौजी के समय में आती है, 1854 के आसपास में स्थापित होती है। और जैसे ही कपड़ा मिल आती है तो जूट का भी भारत अच्छा खासा उत्पादक है, यानी कि वेस्ट बंगाल से जूट मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो 1855 में जो है जूट की प्रथम मिल रिषड़ा में लगाई जाती है। ठीक है, अगला है आपका, इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद चीनी उद्योग तो पहले भी स्थापित किया गया था। प्रश्न में ये पूछा है कि भारत में चीनी उद्योग का विकास कब किया गया? तो 1903 के आसपास में देवरिया के प्रतापपुर में चीनी मिल की स्थापना की गई और स्टील का प्रोडक्शन जो है 1870 के दशक से हो रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन आप मैच कर लेंगे कि 4, 2, 3 एंड 1 जो भी ऑप्शन होगा वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 1854 में बॉम्बे के कावस जी नानाभाई डावर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापना किया। प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू वाय सुंबर सेन द्वारा रिषड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई। जूट मिल की स्थापना। लौह उद्योग जो है, लौह इस्पात का उद्योग 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, जिसको इसको कहते हैं, कुल्टी झरिया में और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में किया गया। जबकि भारत की प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी का विकास 1903 में देवरिया प्रतापपुर में चीनी की स्थापना से किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है, अर्थात मिनरल्स का दिया हुआ है और इंडस्ट्री इन विच लार्जली यूज, यानी कि जिस पैमाने पर जिस उद्योग में इसको बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं वो मिनरल के बारे में दिया है। जैसे लाइम स्टोन, चूना पत्थर, तांबा, बॉक्साइट और मैग्नीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो हमारा बॉक्साइट है, मुझे लगता है कि एरोप्लेन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रिकल गुड्स या बिजली का सामान बनाते हैं। और मैग्नीज जहाँ होता है वहाँ लोहा होता है, अर्थात स्टील में करते होंगे। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 आंसर होना चाहिए। ए आंसर करेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल सही है। अगला है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण
क्या है, तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और सोलर एनर्जी दोनों है। तो यहाँ पर देखना है कि जीवाश्म ईंधन के बाद जो है दूसरा सोलर एनर्जी सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा लौह संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि तो यहाँ पर दिया है भिलाई, बोकारो, भद्रावती और जमशेदपुर। तो भद्रावती जो है उसके नाम में ही भद्रा आ रहा है, अर्थात भद्रा नदी के किनारे है। जमशेदपुर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी जो है इसके पास से गुजरती है। तो स्वर्ण रेखा के पास है, जिसमें सोने के थोड़े थोड़े टुकड़े भी पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही छोटे। और आपका आता है बोकारो। तो बोकारो भी नदी के ही किनारे स्थित है। यहाँ पर भिलाई जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। वो टोटल एक सिटी में स्थित है, 40 किलोमीटर दूर लगभग जो है समझिए उसके नदी पाई जाती है। ठीक है, तो बोकारो जो है दामोदर नदी के किनारे है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, विश्व का भूगोल हम लोग अगले लेक्चर से करेंगे। 40 मिनट का लेक्चर है। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। समीक्षा अधिकारी के 2021 के प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये 2 से 3 खंडों में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी तक अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है या इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये उन विद्यार्थियों के लिए जो कि 2026 या 27 में तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेक्चर के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गच्छ रहिए।